रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ नागमुनि एपिसोड 13 शाम के 7 बजे। शिवन्या के घर के आगे बड़ी सी व्हाइट कलर की गाड़ी आकर रुकी। वो अंधेरे में किसी चांद की तरह ही चमक दमक रही थी। उसमें से सबसे पहले व्योम उतरा। व्योम ने आज डार्क चॉकलेट कलर का शर्ट पहना था, साथ में ब्लैक जीन्स और ब्लैक शूज। उसमें वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था। उसने स्मार्ट लुक के लिए ब्लैक स्टाइलिश गॉगल्स पहन रखे थे जो उसके गोरे मुखड़े को और भी ज्यादा चमका रहे थे। आसब दोस्त के लोग भी ये अच्छी तरह से जानते थे कि आज शिवन्या को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो सब बाहर आकर उनको देखने लगे। वहां की सारी कुंवारी लड़कियां व्योम को देखकर आहें भरने लगती है। वो एक दूसरे से कहती है, हाय, ये लड़का कितना हैंडसम है, एकदम हॉलीवुड हीरो की तरह। हाँ यार, वैसे तो मैंने पहले भी इसे देखा है, लेकिन आज की बात ही अलग है। आज तो ये कसम से चांद का टुकड़ा लग रहा है। ओह गॉड, प्लीज आप शिवन्या का रिश्ता इससे मत होने देना। ये लड़का मेरी झोली में डाल लो प्लीज। वहां सिर्फ कुंवारी ही नहीं बल्कि शादीशुदा औरतों का मन भी व्योम को देखकर मचल उठता है। वो आह भरते हुए कहती है, हाय, क्या किस्मत पाई है शिवन्या ने, कसम से किसी राजा की तरह ही लग रहा है ये। काश कि ये पहले मेरी लाइफ में आया होता। ओह गॉड, ये गलत है, अत्याचार है हम पर। शिवन्या को इतना हैंडसम लड़का कैसे मिल गया? हम में क्या कमी थी जो हमें सर पर चांद मिला, टकला, और उसे चेहरे का चांद मिला? हमने क्या गुनाह किया था जो ये सजा हमको मिली? इतने में पापा धर्मेश उतरे। वो व्योम के पापा कम बड़े भाई ज्यादा लग रहे थे। उनकी परफेक्ट शेप बॉडी को देखकर ये लगता ही नहीं कि व्योम जैसा उनका इतना बड़ा बेटा होगा। उन्होंने ग्रे शेड का शर्ट पहना हुआ था विथ ब्लैक पेंट एंड ब्लैक शू। उन्होंने ने भी व्योम को देखकर यूं ही ब्लैक गॉगल्स पहन लिए थे। वो वास्तव में व्योम के हमउम्र ही लग रहे थे। वो किसी भी एंगल से बुजुर्ग नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। हर किसी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। कोई कहता, हेया, क्या ये इस लड़के का बाप है? अरे नहीं नहीं, शायद छोटा या बड़ा भाई होगा। अरे नहीं, शिवन्या ने तो कहा था कि सिर्फ व्योम और उसके मम्मी पापा ही आ रहे हैं। ऐसा मत बोल यार, मेरे दिल के और टुकड़े हो जाएंगे। शिवन्या इतनी लकी कैसे हो सकती है? हाँ यार, ये दूसरा सबसे बड़ा झटका है। ऐसा मत बोल, भगवान से प्रार्थना कर कि ये व्योम के भाई हो एंड सिंगल हो प्लीज। इतने में दूसरी साइड से मां निहारिका कार से बाहर आई। केसरिया रंग में हिंदुस्तानी ट्रेडिशन के श्रृंगार में वो किसी बड़े सभ्य समाज की लड़की लग रही थी। वो भी व्योम की ही तरह जवान और खूबसूरत लग रही थी। निहारिका के काले लंबे घने बाल थे जिसे उसने आगे एक तरफ किए हुए थे। मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी केसरिया लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके, गले में मोतियों की माला, बड़ा सा सोने का मंगलसूत्र, हाथों में बड़े बड़े सोने के कंगन, चांदी के पायल थे। निहारिका आगे आकर धर्मेश के बाजू में खड़ी हो गई। धर्मेश ने निहारिका के कंधे पर प्यार से हाथ रखा तो निहारिका शर्मा गई। इतने में हॉर्न की आवाज सुनकर शिवन्या के माँ पापा भी बाहर आ गए थे। जयेश और शोभना दोनों ही व्योम के माँ पापा को देखकर दंग रह गए। व्योम ने आगे आकर पहले उनके पैर छुए। दोनों ने आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो बेटे। व्योम ने खुशी के साथ उनको आपस में मिलवाते हुए कहा, माँ पापा, ये मेरे मम्मी पापा है। माँ का नाम निहारिका है और पापा का नाम धर्मेश है। मम्मी पापा, ये शिवन्या के मम्मी पापा है। ये जयेश जी और शोभना जी। जयेश और शोभना के मुंह अभी तक खुले के खुले थे। वो अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकले थे। वही धर्मेश और निहारिका उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर आगे आकर कहा, नमस्ते जयेश जी और शोभना जी। आप दोनों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। कैसे हैं आप लोग? ये सुनने के बाद जयेश होश में आए। वो भी मुस्कुराकर हाथ जोड़कर बोले, हाँ जी नमस्ते। आपका हमारी इस छोटी सी कुटिया में स्वागत है। हमें उम्मीद है आपको यहाँ आने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। ये सुन धर्मेश और निहारिका दोनों को अच्छा लगा। वही शोभना भूत बन के खड़ी रही। जयेश ने जब ये नोटिस किया तो उन्होंने हल्के से शोभना को कोहनी मारी। इससे शोभना तुरंत ही होश में आ गई। वो फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी नमस्ते, आप दोनों का इस घर में हार्दिक स्वागत है। निहारिका ने फिर शोभना को और धर्मेश ने जयेश को गले से लगाया। इससे जयेश और शोभना की झिझक थोड़ी कम हुई। जयेश फिर खुद होते हुए कहने लगे, आइए अंदर आइए। फिर सभी घर के अंदर चले जाते हैं। व्योम बेसब्री से शिवन्या के कमरे की खिड़की की तरफ देखता है कि कहीं उसे शिवन्या को एक झलक मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
व्योम फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शिवन्या के कमरे में झांकता है तो उसे वहां कुछ नहीं दिखता। शिवन्या ने अपनी और जिया की शक्ति इस्तेमाल करके उस कमरे को कवच से ढक दिया था। इससे व्योम उस कवच के पार नहीं देख सकता था। ये देखकर व्योम मुंह फूला देता है। इसके साथ ही उसकी शिवन्या को देखने की चाह और भी ज्यादा बढ़ जाती है। व्योम फिर मुस्कुराते हुए खुद से ही कहता है, हम्म, आज चाहे तुम खुद को कितना भी छुपा लो शिवन्या, तुम्हें मेरे सामने तो आना ही पड़ेगा। मैं भी देखता हूं तुम कितनी देर तक खुद को छुपाए रखती हो। शिवन्या के घर हॉल में जयेश और शोभना, धर्मेश और निहारिका आकर बैठे। व्योम ने अंदर आकर हर तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। जयेश ने व्योम से कहा, अरे बेटे, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आकर हमारे साथ बैठो। व्योम ने हाँ में सिर हिला दिया। शोभना ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, वैसे भाई साहब और निहारिका जी, आपको देखकर ये लगता ही नहीं है कि आपका व्योम जैसा शादी लायक इतना बड़ा बेटा है। आप दोनों तो नए जोड़े की तरह ही लग रहे हैं। ये सुनकर धर्मेश और निहारिका दोनों ही बहुत खुश हुए। वही व्योम अपने दिमाग से अपने माँ पापा को ताना मारते हुए कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, ज्यादा तैयार मत हो। आप दोनों किसी भी एंगल से मेरे माँ बाप नहीं लगते। हम ये सुनकर निहारिका शर्मा जाती है। वही धर्मेश व्योम की तरफ आंखें छोटी करके देखता है। धर्मेश फिर व्योम को मन में कहता है, चुप बुड़बक कहेगा। इतने में घर में मोक्ष और श्लोक हाथ में ढेर सारे तोहफे, फ्रूट्स और बुके लेकर घर में आते हैं। उन्हें देखकर जयेश और शोभना दोनों चौंक गए। शोभना ने पूछा, बेटा कौन हो तुम, घर भूल गए क्या? धर्मेश ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये दोनों भी हमारे साथ आए हैं। जयेश ने धर्मेश से पूछा, तो धर्मेश जी आपके 3 बेटे हैं? निहारिका ने हंसते हुए कहा, जी ये दोनों मेरी बहन के लड़के हैं। ये दोनों मुंबई में ही रहते हैं और हम इनके ही घर में रुके हैं। निहारिका उनके पास आई और बुके जयेश और शोभना की तरफ करके बोली, हम आपके घर पहली बार आए हैं तो खाली हाथ कैसे आते? महादेव करे कि आपकी जिंदगी भी इन खूबसूरत फूलों की तरह खुशबूदार महकती रहे और इनके रंग से आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दे। जयेश और शोभना ने बुके लेते हुए कहा, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। फिर मोक्ष और श्लोक जयेश और शोभना के पास आए और उनके पैर छुए। वो दोनों व्योम की तरह ही हैंडसम लग रहे थे। जयेश और शोभना दोनों ने आशीर्वाद दिए। जयेश ने आगे पूछा, अच्छा बेटे जरा बताओ टीम दोनों रहते कहाँ हो? मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते अंकल, मेरा नाम मोक्ष है और ये मेरा बड़ा भाई श्लोक। हम दोनों रॉयल बंगलोज के बंगलो नंबर 4 में रहते हैं। जयेश ने पूछा, अच्छा आप दोनों मुंबई के बाहर कहाँ रहते हैं? ऐसे ही दूसरी सारी बातें चलने लगी। व्योम बार बार इधर उधर झांके जा रहा था लेकिन शिवन्या थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो और भी ज्यादा बेसब्र होता जा रहा था। श्लोक मन में व्योम से कहता है, इधर उधर मत देखिए नागराज, नागरानी बस आती ही होगी। ये सुन व्योम आंखें छोटी करके श्लोक को देखता है। वही श्लोक अब इधर उधर देखने लगता है। वो लोग आपस में एक दूसरे के मन की बात सुन सकते थे तो श्लोक की बात सबने सुन ली। निहारिका ने फिर व्योम को शांत करने के लिए पूछा, अच्छा बहन जी, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? उसे भी तो बुलाए। जयेश बोले, हाँ हाँ जरूर। शोभना शिवन्या को बुलाओ। शोभना ने कहा, जी अभी बुलाती हूँ। फिर शोभना जोर से चिल्लाए, अरे शिवन्या बेटा, जरा सबके लिए नाश्ता लेकर तो आना, सब तेरी राह देख रहे हैं। शिवन्या और जिया इस वक्त किचन में ही थे। शिवन्या नर्वस होते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जिया शिवन्या को जूस और नाश्ता देकर कहती है, ओफो नागरानी जी, आप पहले भी तो उनसे मिल चुकी है। ये नया कहाँ है? जाए जाए, सच इंतजार कर रहे हैं। शिवन्या फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। जिया फिर शिवन्या को पीछे से धक्का मार देती है। इससे शिवन्या आगे चली जाती है। शिवन्या हॉल में टेबल पर जूस और नाश्ता रखती है। धर्मेश और निहारिका शिवन्या की खूबसूरती को बस एकटक देखते रह गए। वही मोक्ष और श्लोक का मुंह भी खुला का खुला रह गया। व्योम भी एकटक शिवन्या को बस घूरे जा रहा था। शिवन्या को भी सबके रिएक्शन का अंदाजा हो रहा था तो उसे और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। मोक्ष अनजाने में ही मन में बोल देता है, वाह, शिवन्या जी एकदम माया लग रही है। माया की कार्बन कॉपी, सेम टू सेम। फ्लो में धर्मेश भी बोल देते हैं, हाँ सही कह रहे हो तुम, शिवन्या बिल्कुल माया ही लग रही है।
व्योम के प्यार का जवाब नहीं। 100 साल के बाद माया को शिवन्या के रूप में जिंदा कर लिया और पा भी लिया। निहारिका फिर आह भरते हुए कहती है, हे महादेव, इस बार व्योम का घर बसा देना। पिछली बार माया की शादी व्योम से होते होते रह गई, इस बार इन दोनों को मिला ही देना। व्योम अपनी माँ से मन में कहता है, आप चिंता मत करिए माँ, इस बार मैं मेरे प्यार को पाकर ही रहूंगा। मैं शिवन्या को कुछ नहीं होने दूंगा, पिछली बार के जैसा तो बिल्कुल नहीं। सब मन में कुछ न कुछ बोले जा रहे थे, इस बात से अनजान कि अब शिवन्या भी दूसरों के मन की बात सुन सकती है। शिवन्या फिलहाल के लिए ये सारी बातें अनदेखी करके सबको जूस देती है, फिर वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। निहारिका पूछती है, शोभना जी, व्योम ने बताया कि आपका बेटा नितिन हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी तबीयत कैसी है अब? फिर से इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। शिवन्या जब व्योम की तरफ देखती है तो व्योम उसे आंख मार देता है, इससे शिवन्या की आंखें चौड़ी हो जाती है। व्योम फिर अपने हाथ की उंगलियां मिलाकर ठीक है का चिन्ह उसकी तारीफ करने के अंदाज में इशारा करता है, इससे शिवन्या का चेहरा लाल पड़ जाता है। व्योम फिर लिपसिंग करके कहता है, ब्यूटीफुल। शिवन्या के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। जब सबका ध्यान उनकी तरफ नहीं होता तब व्योम शिवन्या की तरफ फूंक मारता है, इससे हवा शिवन्या के चेहरे को छूकर निकल जाती है, उसके बाल भी हल्के हल्के हवा में तैरने लगते हैं। शिवन्या को कहीं न कहीं व्योम का ये सब करना बहका रहा था। आज व्योम वैसे भी गजब का हैंडसम लग रहा था। शिवन्या की नज़र व्योम के जिस भी अंक पर पड़ती वहां से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि इससे वो ऑकवर्ड भी हो रही थी क्योंकि वो दोनों अकेले नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ जिया खिड़की के सहारे रेंगते हुए घर के बाहर चली जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो एकटक बस बोले जा रही थी, हे शिव जी, ये अब आगे क्या होगा? ऋत्विक यहाँ आने को निकल चुके हैं, वो किसी भी पल यहाँ आ जाएगा। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? क्या मैं नागराज को सब बता दूँ? नहीं नहीं, उनकी और ऋत्विक की वैसे भी नहीं बनी। अब क्या किया जाए? तभी उसे पास के घर से टीवी की आवाजें सुनाई देती है। पड़ोस के घर में शायद कथा चल रही थी। टीवी पर महाराज बोले, भाइयों और बहनों, तुम्हें ईश्वर पर कितना भी अधिक भरोसा हो, श्रद्धा हो, आस्था हो, इन सब का तब तक कोई मोल नहीं जब तक आप उसका सही से आचरण न करें। याद रखो, ईश्वर केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं। तुम दिन में 1000 बार भगवान का नाम लो पर दर पर आए भूखे को खाना न दो तो इस जप तप का कोई अर्थ नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति को केवल मुंह में नहीं आचरण में भी होनी चाहिए, समझे कि नहीं? ये सब सुन के जिया के दिमाग बत्ती जल जाती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, आपका धन्यवाद शिव जी, आपने मुझे रास्ता दिखाया। बात तो सही है, यहाँ केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मुझे ऋत्विक को यहाँ आने से रोकना होगा। आगे का मामला मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। हर हर महादेव। इतना बोलकर वो रूप बदलकर वहां से चली गई। वहीं थोड़े आगे जिया जाते वक्त किसी बाबा से टकराई। जिया ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सॉरी बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपको लगी तो नहीं? बाबा अगौरीनाथ शांत आवाज में बोले, कोई बात नहीं बच्चा, मैंने तुम्हें माफ किया, मुझे कोई चोट नहीं आई, धन्यवाद। अच्छा सुनो बेटा, मुझे एक पते पर जाना है, क्या तुम मुझे था ले जा सकती हो? ये सुन जिया परेशान हो जाती है, फिर विनती करते हुए कहती है, बाबा जी, मैं अभी जल्दी में हूं तो मैं आपको वहां तक नहीं ले जा सकती, लेकिन हाँ, मैं आपको सही पता दे सकती हूँ। कहिए, आपको कहाँ जाना है? ये सुनकर बाबा अगौरीनाथ खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा आभार कि तुम इतनी जल्दी में होने के बावजूद मेरी मदद मार रही हो। मैं शिवन्या जयेश शास्त्री का घर ढूंढ रहा हूँ। वो यही कहीं रहते हैं। क्या तुम इनके बारे में कुछ जानती हो? उनके घर आज मेहमान भी आने वाले हैं, शायद अब तक वो आ भी चुके होंगे। यहाँ बाबा अगौरीनाथ ने यूं ही तुक्का लगा दिया था। वही जिया को ये लगता है कि जरूर ये बाबा जयेश और शिवन्या को जानते होंगे, तभी इन्हें व्योम और उनके माँ पापा के आने के बारे में पता है। जिया अभी जल्दी में होती है तो वो बाबा का दिमाग नहीं पड़ती। जिया मुस्कुराते हुए कहती है, बाबा जी आप सही रास्ते पर है, यहाँ से आगे सीधे चलते जाइए। आगे एक बड़ी सोसाइटी आएगी, उसका नाम नारायण कुंज सोसाइटी है। शिवन्या जी वही रहती है। बाबा अगौरीनाथ मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा धन्यवाद बेटी, तूने आज भटके को सही राह दिखाई है। जा, तू जिस भी काम से जा रही है वो जरूर पूरा होगा। हर हर महादेव। ये सुन के जिया मुस्कुराते हुए बाबा के पैर छूते हैं। बाबा आशीर्वाद देते हैं, फिर दोनों अपनी अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। कहानी आगे।
शिवन्या के घर पर सब शिव जी की शाम की पूजा करते हैं। इतने में वहां बाबा अघोरीनाथ वहां आधम के शिव जी की आरती सुन वो दरवाजे पर ही रुक गए। वो भी जूते उतारकर अंदर चले आए और थोड़े दूर होकर खड़े हो गए। थोड़ी देर में आरती पूरी हुई। शिवन्या ने सबको प्रसाद दिया। उनकी नजर हॉल में खड़े बाबा पर पड़ी। वो हैरान हो गई। शिवन्या प्रसाद लेकर उनके पास आई। बाबा ने हाथ आगे किए। शिवन्या ने मुस्कुराते हुए उन्हें प्रसाद दिया। शिवन्या ने इज्जत से पूछा, बाबा जी आप? बाबा अघोरीनाथ खुश होते हुए बोले, माफ करना बेटा, महादेव की आरती सुन मैं खुद को अंदर आने से रोक नहीं पाया। जयेश आगे आकर बोले, अरे अरे, आप माफी मत मांगिए। हमारे तो धनभाग है जो आप इतने शुभ दिन हमारे घर पधारे। अभी हमारी बेटी का रोका होने वाला है। आप जैसा बड़ा शिव भक्त अगर इन्हें आशीर्वाद देंगे तो इनका आने वाला जीवन भी धन्य हो जाएगा। ये सुनकर बाबा अघोरीनाथ को बहुत खुशी होती है। आज के घोर कलयुग में भी ऐसे भोले, सच्चे और आस्तिक लोग रहते हैं, ये जानकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो इस खुशी में ये तक भूल जाते हैं कि वो यहाँ आए क्यों थे। जयेश और शोभना बाबाजी को सोफे पर बिठाते हैं। निहारिका उन्हें पानी देती है। शोभना और जयेश बाबा के पांव धोने के लिए पात्र लेकर आते हैं। बाबा हाथ हिलाकर बोले, अरे नहीं नहीं, आप ये सब मत कीजिए, रहने दीजिए। जयेश हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं, आप हमें इस पुण्य से वंचित न रखें। आप जैसे शिव भक्त हमें रोज रोज नहीं मिलते। हमें आपका अच्छे से स्वागत करने दे प्लीज। जयेश के ज्यादा जोर देने पर बाबा मान जाते हैं। फिर शोभना और जयेश बाबा के पांव धोते हैं। उनके बाद धर्मेश और निहारिका आगे आते हैं। बाबा फिर हाथ हिलाकर बोले, अरे बस बस, हो गया। मेहरबानी करके आप सब मेरे पांव मत छुइए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। धर्मेश ने कहा, अरे नहीं नहीं, जयेश भाई ने सही कहा है, हमें रोज रोज आप जैसे शिव भक्त के दर्शन नहीं होते। आप हमें मिले हैं तो हमें सेवा करने का और पुण्य कमाने का मौका दीजिए। हमें बेहद खुशी होगी ऐसा करने में। फिर धर्मेश और निहारिका ने भी बाबा के पांव धोए। फिर व्योम और शिवन्या ने भी उनके पांव धोए। फिर मोक्ष और श्लोक ने भी उनके पांव धोए। फिर उनका रोका शुरू हुआ। बाबा ने उन्हें श्रीफल, कुछ मिठाई और 101 रुपए दिए। फिर आशीर्वाद देते हुए कहा, महादेव करे तुम दोनों की आने वाली जिंदगी आनंदमय और मंगलमय हो। तुम दोनों कभी अलग ना हो और जन्मों जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहो। जुग जुग जियो। फिर जयेश, शोभना, मोक्ष और श्लोक भी उन्हें सुन देते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद और बधाई देते हैं। फिर बाबा के लिए आसान बिछाया गया। उनके सामने बाजट लाया गया। उस पर खाना लाया गया। थाली में जीरा भात, पंजाबी दाल, गुजराती दाल, पूरी और आलू की सब्जी, छोले की सब्जी, सेव टमाटर की सब्जी, पालक पकौड़े, रबड़ी खीर और मसाला छाछ थे। ये सब देख बाबा गदगद हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़ प्रार्थना की, अन्न को नमन किया, फिर खाना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ ऋत्विक अपनी महंगी कार लिए रास्ते में आगे बढ़ रहा था तो जिया के लिए उसे पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। जिया को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया तो उसने नागिन बनकर बड़े पेड़ को रास्ते पर गिरा दिया। उसकी शक्तियों के कारण वो जहां भी जाती उसके कुछ डिस्टेंस तक सारी सीसीटीवी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती, तो उसे किसी के सामने आने का कोई डर नहीं था। ऋत्विक की कार बीच में ही रुक गई। उसने गुस्से में कहा, शीट, अब ये क्या आफत है। इस पैड को भी अभी ही गिरना था, 5 मिनट बाद नहीं गिर सकता था। किंजल ने परेशान होकर पूछा, ब्रो अब हम क्या करेंगे? भाभी के घर कैसे पहुंचेंगे? ऋत्विक ने लंबी सांस लेकर कहा, डोंट वरी बेब्स, यहाँ से साइड में दूसरा रास्ता है जो आगे मेन रोड पे जाता है, हम वहां से जाएंगे। ये सुन जिया अपने सिर पर हाथ मारती है, फिर तेजी से इंसानी रूप में आगे चली जाती है। रास्ते में वो देखती है कि एक छोटी लड़की बीच रास्ते में खड़ी है और रास्ते पर सामने से बड़ा टेम्पो आ रहा है। ड्राइवर ने उस लड़की को देख लिया लेकिन उससे ब्रेक लगाने में देर हो गई। टेम्पो अब बस लड़की के ऊपर चढ़ने ही वाला था। वो लड़की भी बुरी तरह डर जाती है। जिया सेकंड की स्पीड से लड़की को उठाकर बाजू में खड़ी कर देती है। ड्राइवर ब्रेक मारकर बाहर आकर अपने टेम्पो के नीचे देखता है पर वहां कोई नहीं होता। वो आसपास देखता है तो वो छोटी लड़की सही सलामत कोने में खड़ी थी। वो लड़की भी शॉक होते हुए टेम्पो को देख रही थी। ड्राइवर सोचने लगा, अरे ये लड़की अभी तो बीच रास्ते में थी, ये साइड में कब गई? वो लड़की सोचने लगी, अरे ये टेम्पो अभी तो ठीक मेरे सामने थे, एकदम से साइड में कैसे हो गया? क्या वो उड़ के गया? क्या टेम्पो हवा में उड़ते हैं? वही जिया कब की आगे निकल गई थी।
उसने आगे मोड़ पर आसपास देखा। वहां बड़ी बड़ी 2 गाड़ियां थी लेकिन दूर दूर थी। उसने फिर एक कार को नीचे से पकड़कर उठाया, उससे पीछे खींचा। फिर दूसरी तरफ कार को उसके ठीक बाजू में कर दिया। इससे रास्ता ब्लॉक हो गया। फिर वो आगे चली गई। ऋत्विक की कार वहां आकर वापस से रुक गई। उसने जोर से अपन हाथ आगे मारा। फिर उससे से कहा, उफ, ये लोग, क्या इन्हें कार पार्क करने के थोड़े से भी मैनर्स नहीं है? अरे कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। दो दो कार साथ में पार्क कर दी, कोई आगे कैसे जाएगा? ऋत्विक ने गुस्से में जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इससे दादा दादी ने अपने कान ढक लिए। बाकियों ने भी अपने हाथ कान पर रख लिए। थोड़ी देर में आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। कोई गुस्से में बोला, अबे कौन है ये मनहूस जो हमारी शांति भंग कर रहा है? अपना पोपो बंद कर वरना मैं तेरा भोपो बजा दूंगा। ये सुन सब हंसने लगे। फिर कोई बोला, अबे साले, घर जाकर अपना भोपो बजा। इधर नहीं, ये तेरे बाप की जगह नहीं है, चल भाग यहां से। ऋत्विक कार से बहकर गुस्से में चिल्लाया, शट अप यू इडियट्स, डू यू इवन नो हु आई एम? हु इज दैट इडियट हु पार्क्ड these 2 cars इन द मिडल ऑफ हियर? ये सुन सब चौंककर कार्स देखने लगे। उन कार्स के मालिक हैरान होकर बोले, अरे, मेरी कार वहां कैसे चली गई? मैंने तो उसे आगे पार्क की थी। दूसरा बोला, हाँ, और मैंने तो तुम्हारी कार से दूर दूसरे कोने के पार्क की थी। फिर मेरी कार वहां पीछे कैसे चली गई? ऋत्विक फिर भड़कते हुए बोला, अबे सालों, उल्लू के पट्टों, स्टॉप टॉकिंग एंड ओपन द वे। आई एम गेटिंग लेट, क्विक, हरी अप, डेम ईट। फिर रास्ता क्लियर हुआ। ये देख जिया ने गुस्से में कहा, ओहो, इस ऋत्विक का उतावलापन तो देखो। देखकर लगता है मानो आज के आज ही शिवन्या से शादी कर लेगा। इसकी तेज जबान तो देखो, जी कर रहा है अभी कैंची से इसकी लंबी जबान काट दूं। हम जिया कुछ सोच, कुछ बड़ा कर, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। वही शिवन्या के घर के खाना खत्म होने के बाद बाबा जाने को हुए। हाथ धोते समय उन्होंने अपनी कुछ अंगूठियां अपनी झोली में डाल दी। फिर हाथ साफ करके वापस से अंगूठी पहन ली। उन्होंने अनजाने में काली रत्न वाली अंगूठी पहन ली। फिर जयेश और शोभना ने उनके पैर छुए। बाबा ने आशीर्वाद दिया। फिर धर्मेश और निहारिका ने पैर छुए। बाबा ने उनके सिर पर बारी बारी से हाथ रखा। ऐसा होते ही दोनों को बहुत तेज झटका लगा। उनके साथ में बाबा को भी हल्का तेज झटका लगा। धर्मेश और निहारिका दोनों चौंक गए। वो खड़े हुए। फिर व्योम और शिवन्या ने पैर छुए। फिर से बाबा को और उन दोनों को झटका लगा। फिर मोक्ष और श्लोक की बारी आई। तीसरी बार बाबा को और उन दोनों को झटका लगा। अब सबको समझ में आ गया कि यूं अचानक ये बाबा उनके यहाँ क्यों और कैसे आ धमके। वही बाबा तो शॉक होकर रह गए। वो सुन्न हो गए। वो सदमे में ही चले गए थे। वो मन ही मन बोले, हे महादेव, मैंने अभी अभी इन इच्छाधारी नागनागिनों को आशीर्वाद दिए। मैंने एक नागनागिन के जोड़े का रोका करवाया। मैंने इनके यहाँ खाना खाया। अनर्थ, घोर अनर्थ। बाबा अघोरीनाथ का दिल ही बैठ गया। उन्होंने मन ही मन आह भरते हुए कहा, हे महादेव, ये क्या करवा दिया आपने मुझसे? मैं यहाँ इन्हें मारने आया था और आपने मुझसे ही इन्हें आशीर्वाद दिलवाया, मेरे ही हाथों रोका करवाया। यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि नागनागिनों का पूरा बसेरा है। फिर भारी दिल लिए बाबा अघोरीनाथ बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद जयेश और शोभना भी वहां से चले गए। वही धर्मेश, निहारिका, व्योम, शिवन्या, मोक्ष और श्लोक अपना तेज धड़कता दिल संभालने लगे। मोक्ष ने आह भरते हुए कहा, हे महादेव, हम पर मौत की तलवार लटक रही थी और हमें इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। श्लोक ने भी लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ भाई, आज तो बाल बाल बचे। सब महादेव की कृपा है। जो मौत हमें बस छूकर निकल गई। निहारिका ने हाथ जोड़कर कहा, आपका लाख लाख धन्यवाद महादेव, आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से उभारा। हर हर महादेव। धर्मेश भी खुश होते हुए बोले, हे महादेव, सब आपकी ही कृपा है, आपकी ही महिमा है, आपका आशीर्वाद है। आप ऐसे ही हमेशा हमारे साथ रहना, हमारा साथ देना। ओम नमः शिवाय। वही व्योम और शिवन्या के भी होश उड़े हुए थे। फिर सब जैसे तैसे नॉर्मल होते हुए घर में वापस आए। फिर सब डिनर करने बैठे। शिवन्या के घर पर सबने जम के खाना खाया। निहारिका ने चटकारे लेकर कहा, वाह शोभना जी वाह, आप क्या खाना बनानी है, जबरदस्त। पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। मोक्ष ने उंगलियां चाटकर कहा, हाँ आंटी, ये खाना सच में बहुत टेस्टी है, आपके हाथों में जादू है।
श्लोक भी खाते हुए मुंह भरे जैसे तैसे बोलता है, मम आंटी, यू आर द बेस्ट। यूं तो हम रोज ही खाना खाते हैं, लेकिन आपके खाने की बात ही कुछ और है। इतने में धर्मेश में फ्लो में बोल दिया, हाँ शोभना जी, आप कमाल है। ये खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना खाए बरसों बीत गए। ये बोलते ही उनकी नजर निहारिका पर गई, जो उन्हें ही घूर रही थी। ये सीन देखकर सब उन पर हंसने लगे। धर्मेश धीरे से बुदबुदाए, लग गई बात। फिर व्योम ने शरारती अंदाज में कहा, सच में आंटी, आपके खाने का कोई जवाब नहीं। मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ, शादी से पहले शिवन्या को सारे टिप्स दे देना। अगर उसने मुझे सेम टू सेम ऐसा खाना नहीं खिलाया तो मैं इसे वापस यहाँ छोड़ जाऊंगा। ये सुन सब फिर से हंस पड़े। शिवन्या ने व्योम को आंखें छोटी करके देखा, फिर गुस्से में उसे लात मार दी। शोभना ने हंसते हुए कहा, अरे व्योम बेटा, तुम फिक्र मत करो, शिवन्या भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। फिर सबका खाना खत्म हुआ। जाते वक्त धर्मेश ने हाथ मिलाकर कहा, भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई। हम हमारे पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो आप हमें शिवन्या की कुंडली से दीजिए, हम आपको फिर मुहूर्त बता देंगे। जयेश ने हाथ मिलाकर कहा, जी जी, आप जैसा चाहते हैं सब वैसा ही होगा, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने में शोभना शिवन्या की कुंडली लेकर आ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके सब वहां से चले गए। फिर भराफूला घर खाली हो गया। शिवन्या ने अपने रॉके की कुछ तस्वीरें खींची थी तो उसने वो नितिन को सेंड कर दी। नितिन इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। रात के 9 बजे के बाद कोई हॉस्पिटल में ना आ सकता था ना जा सकता था। शिवन्या ने बहुत रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर से कि वो कुछ टाइम के लिए उसे घर आने दे, लेकिन डॉक्टर्स नहीं माने। इससे नितिन की रिकवरी पर असर पड़ सकता था। वही जिया की ऋत्विक को रोकने की सारी प्लानिंग के बाद एक फेल हो गई थी। फाइनली ऋत्विक शिवन्या के घर के बाहर आ ही गया। उसके साथ दादा अंकित, दादी अदिति, राहुल, राज, किंजल, टीना, रीमा, हिना, पीयूष और आयुष सब आ गए। शिवन्या का घर दिखने में बहुत छोटा पर प्यारा था। वहां पर हर चीजें सलीके से रखी गई थी। पूरा घर एकदम चकाचक था। किंजल ने खुश होते हुए कहा, वाओ, नॉट बैड, घर वाकई में बहुत अच्छा है। राज ने मुंह बनाकर कहा, क्या अच्छा है, इट्स सो स्मॉल, इससे बड़ा तो हमारा सर्वेंट क्वार्टर है। ये सुनकर ऋत्विक राज की तरफ घूरने लगा। फिर हिना ने कहा, कम ऑन गाइस, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगी है, कुछ चीजें सिंपलिसिटी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ब्यूटी। टीना ने रॉकिंग स्टाइल में कहा, वेल सेड बेब्स। दादी भी इम्प्रेस होते हुए बोली, मम अगर इनका घर इतना अच्छा है तो इस घर में रहने वाले लोग भी उतने ही अच्छे होंगे। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, अगर किसी का मन टटोलना है तो उसका कमरा देख लो, उसके बारे में सब पता चल जाएगा। दादाजी जरा ऊंची आवाज में बोले, अरे अदिति, अब हम यही खड़े रहकर बातें करेंगे कि अंदर भी जाएंगे? चलो जल्दी चलो, वैसे भी यहाँ के रास्तों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। फिर सब अंदर चले आए। जिया को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो वही पीछे छुपी रही। दरवाजे से आवाज आई, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये आवाज ऋत्विक की थी। ये आवाज सुन के हॉल में बैठे जयेश, शोभना और शिवन्या चौंक गए। उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया था, वही शिवन्या ने भी सिर्फ गहने उतारे थे, उसने भी साड़ी चेंज नहीं की थी। तो उन्हें ऐसे टिप-टॉप देखकर सबको यही लगा कि वो सब उनके ही आने का इंतजार कर रहे थे। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें माफ कीजिए कि आपको हमारा बहुत देर इंतजार करना पड़ा। आप सबसे दोबारा मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। फिर अंकित भी मुस्कुराते हुए बोले, जी, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी देरी की वजह से ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। ये सुन जयेश और शोभना दंग होकर पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर शिवन्या को। वही शिवन्या भी शॉकिंग एक्सप्रेशंस देकर उन्हें ही देख रही थी। इस बात का तो उसे भी कोई आइडिया नहीं था। वही ऋत्विक जब शिवन्या को लाल साड़ी में देखता है तो सब भूलकर बस उसे ही देखता रहता है। वो शर्माते हुए शिवन्या के सामने आकर कहता है, शिवन्या, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आया था पर तुमने तुझे ही सरप्राइज कर दिया। यू लुकिंग गॉर्जियस शिवन्या। वही बाकी सबका भी यही ख्याल था। दादा दादी को भी शिवन्या बहुत पसंद आ गई। वही राज का दिल भी उसे देखकर जोर जोर से धड़कने लगा। शिवन्या ने हैरान होते हुए पूछा, ऋत्विक जी, ये सब क्या है? आप ऐसे मेरे घर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋत्विक आगे कोई जवाब देता, इतने में बाहर से फिर हॉर्न बजने की आवाज आई।
राज ने पहले ही मिशा को उनकी लोकेशन शेयर कर दी थी, तो मिशा उसे ही फॉलो करते हुए वहां आ गई। उसके साथ यामिनी, अमन, शीतल, आरव, शालिनी और रणधीर दीवान भी घर के अंदर आ गए। पहले मिशा को, फिर उन्हें वहां देखकर ऋत्विक की भौहें तन गई। वही दादा दादी भी हैरान होकर उन्हें देखने लगे। इन सबके बीच शिवन्या और उसके मम्मी पापा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। मिशा ने जब शिवन्या को और उसकी खूबसूरती को देखा तो वो अंदर तक जल उठी। वो तेज कदमों से शिवन्या के पास आई, फिर उसे झांझोड़ते हुए बोली, यू विच, डायन, जब तुझे पता है कि ऋत्विक मेरा फियांसे है, कल हमारी सगाई है, इसके बावजूद तूने उसे अपने घर बुला लिया। तू शक्ल से कितनी भोली लगती है, पर है असल में लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। तुझ जैसी दो कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की, तू शादी करेगी मेरे ऋत्विक से? तेरी औकात ही क्या है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझ जैसी खूबसूरती की बलाओं को। तुम लोगों को बस नोटों की गद्दी दिखाई देती है। बोल, तुझे कितने पैसे चाहिए? बोल ना, कितने पैसे लेगी मेरे ऋत्विक से पीछा छोड़ने का? तू कहेगी उतने पैसे मैं तेरे मुंह पर मारूंगी, लेकिन तू आज के बाद मेरे ऋत्विक के आसपास भी नहीं भटकेगी, समझी? ये सब सुन के शिवन्या की आंखें चौड़ी हो गई। उसने हैरान होकर ऋत्विक को देखा। वही मिशा की ये कड़वी बातें सुनकर ऋत्विक का दिल ही बैठ गया। वो मिशा का बाजू जोर से पकड़कर बोला, इनफ मिशा, बेकार का सीन क्रिएट मत करो, एंड जाओ यहाँ से। मिशा तिलमिलाकर बोली, सीरियसली ऋत्विक, मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ। कल हमारी सगाई है और आज तुम किसी दूसरी लड़की को देखने आए हो, वो भी रिश्ते की बात करने। तुमने मुझे आखिर समझ क्या रखा है? मैं कोई सामान हूं जिसे तुम रिप्लेस करने निकले हो? अब तक पूरा रायचंद परिवार शिवन्या के घर पर इकट्ठा हो चुका था। घर के छोटे हैरान थे, वही बड़े गुस्से से शिवन्या को देख रहे थे। उनमें सबसे आगे तो यामिनी ही थी। मिशा आते ही शिवन्या पर बरस पड़ी। उसका ऐसे चिल्लाना और बेवजह तमाशा करना ऋत्विक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने अपन सिर पीट लिया। वही मिशा की ये सारी सुन शिवन्या, जयेश और शोभना तीनों पहले तो दंग रह गए, फिर उन्हें भी गुस्सा आ गया। शोभना ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ लड़की, छोड़ मेरी बेटी को, और ये तो क्या बकवास किए जा रही है? अरे, हमें तो पता भी नहीं था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं। ये सुन यामिनी मुंह बनाकर ताना कसते हुए कहती है, हाँ हाँ, आपको कहाँ कुछ पता होता है। आपको तो शौक है रोज रात को इतने अच्छे से तैयार होने का, टेबल पर ये इतने तरह की मिठाई रखने का, और अपनी बेटी को लाल साड़ी पहनाने का। क्यों? अरे कुछ तो शर्म करो। हमारे मुंह पर झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? ये सुनकर ऋत्विक ऊंची आवाज में कहता है, इनफ मॉम, शी इज राइट। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। ये उनके लिए सरप्राइज था। दादाजी बोले, हाँ बेटा, ऋत्विक सही कह रहा है। मिशा फिर बीच में बोली, लेकिन आप लोगों को ये सब करने की जरूरत ही क्या थी, वो भी सगाई की रात के ठीक एक रात पहले। बाय चांस अगर आपको ये पसंद आ जाती तो क्या आप मुझे इससे रिप्लेस कर देते? सच में? दादाजी भारी मन से बोले, देखो बेटे, ये सब बात की बात है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले थे। वो तो बस हम ऋत्विक का मन रखने के लिए आने के लिए तैयार हो गए थे। ये सुनकर ऋत्विक की आंखें चौड़ी हो गई। उसने शौक होकर पूछा, क्या आप बस मेरी तसल्ली के लिए यहाँ आए थे? यामिनी ने फिर ताना कसते हुए कहा, और नहीं तो क्या? तुझे क्या लगता है हम इस शिवन्या की आरती उतारेंगे? अरे ये कहा और हम कहा, हमारे और इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। इनका घर तो देखो, हमारा गार्डन भी इस घर से दुगना है। ये सुन शिवन्या जोर से चिल्लाई, बस बहुत हो गया आप लोगों का तमाशा। बहुत के दिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया हमने। अब इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ सब के सब। ये सुनकर सब चौंक गए, वही ऋत्विक का दिल टूट गया। वो शिवन्या के पास आकर उसके बाजू पकड़कर प्यार से बोला, शिवन्या देखो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मेरी टाइमिंग बहुत बुरी है, लेकिन मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा कैसे करवाऊं? जयेश ने ऋत्विक और शिवन्या को अलग करके ऋत्विक से कहा, देखो ऋत्विक बेटे, हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं, लेकिन तुम भी समझो मेरी बेटी तुमसे प्यार नहीं करती, वो व्योम से प्यार करती है। ऋत्विक ने जयेश का हाथ पकड़कर पूरे भरोसे के साथ कहा, नहीं अंकल, ये सब झूठ है। शिवन्या मुझसे प्यार करती है। मैं नहीं जानता उसने आपसे क्या कहा है, लेकिन शिवन्या का प्यार मैं हूं, व्योम नहीं। आप प्लीज हमारे प्यार के बीच में मत आइए। शोभना ने गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया। सुन लड़के, आज अभी बस थोड़ी देर पहले ही हमने शिवन्या का रोका किया है।
अभी बस थोड़ी देर पहले ही व्योम उसके माँ पापा के साथ यहाँ से गया है। तो अब तुम सब इतना समझ जाओ कि शिवन्या और व्योम का रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुन के ऋत्विक ने आंखें फाड़कर शिवन्या को देखा। शिवन्या ने भी रुडली कहा, हाँ मिस्टर ऋत्विक, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये सच है कि अब मेरा रोका हो गया है, तो अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। इस बात पर दादी भड़क गई। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या, जब तेरी शादी तय हो गई, तेरा रोका हो गया, तो तूने ये बात हमारे ऋत्विक को पहले क्यों नहीं बताई? क्यों तू मेरे पोते के जज्बातों के साथ खेल रही थी? छी, कितनी बुरी हो तुम। शीतल ने कहा, और नहीं तो क्या, पक्का इसने हमारे ऋत्विक से झूठ बोला होगा, उसका जमकर फायदा उठाया होगा, उससे मीठी मैना की तरह बातें की होगी, तभी हमारा फॉरेन रिटर्न ऋत्विक इसके झांसे में फंस गया। फिर रीमा टीना के कान में बोली, ओह नो, मतलब ऋत्विक भाई का रिश्ता फिर से टूट गया। सो सेड। टीना ने थोड़ी नफरत से कहा, और ये सब कुछ इस शिवन्या की वजह से हुआ है। अगर इसका पहले से एक बॉयफ्रेंड था तो इसे क्यों जरूरत थी भाई को चीट करने की? हिना ने कहा, अरे पैसों के लिए और क्या, ऋत्विक भाई का नाम है, स्टेटस है, बस वही पाने के लिए ही तो ऐसी लड़कियां लाइन लगाती है। अमन ने ऋत्विक को लताड़ते हुए कहा, ऋत्विक, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने समझदार होकर इतनी बेवकूफी भरा काम कैसे कर सकते हो। अरे, जिस लड़की ने पहले ही ये कबूल कर लिया था कि उसका एक प्रेमी है, तो बात वही खत्म हो गई। तो फिर सबको ऐसे इकट्ठा करने का क्या मतलब? आरव ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ ऋत्विक, भैया सही कह रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिशा की मां शालिनी दीवान ने सख्ती से कहा, ऋत्विक, ये तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। माना कि तुम हमसे रईस हो, लेकिन हमारी भी एक डिग्निटी है। तुम ऐसे हमारी और अपने दोनों के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। मिशा के पापा रणधीर दीवान ने शिवन्या से कहा, अरे चुप हो जाओ सब, इसमें बेचारे ऋत्विक की क्या गलती है? वो अमीर है, 100 लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती है, पर इस लड़की को तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए। भाई साहब, एक साथ दो दो लड़कों को फंसाना, क्या यही सिखाया है आपने अपनी बेटी को? ये सुन के जयेश को रणधीर पर बहुत तेज गुस्सा आया। वो कुछ कहते तभी शोभना ने उनका हाथ पकड़ उन्हें रोक लिया। शोभना ये बात अच्छे से जानती थी कि वो लोग उनसे कभी नहीं जीत सकते, तो जंग ना छेड़ने में ही समझदारी है। वही इन सारी बातों से किसी और को खुशी हो ना हो, मिशा बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने शिवन्या से हाथ मिलाकर कहा, अरे वाह, अगर ऐसा है तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। तो अब कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब से ऋत्विक के साए से भी दूर रहना। ये सब सुनकर ऋत्विक का गला भर आया। ऋत्विक ने आखिर बार शिवन्या को देखा। शिवन्या उसे बेहद गुस्से से घूर रही थी, फिर उसने नजरें फेर ली। ऋत्विक फिर बिना किसी से कुछ कहे वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। दूर से जिया ये सब देख रही थी। उसकी आंख से भी आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा, ऋत्विक, मैं जानती हूँ तुम शिवन्या से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ऋत्विक, तुम्हारे के लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ। शिवन्या तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम्हें उसे भूलना ही होगा, भूलना ही पड़ेगा। घर वालों ने ऋत्विक को आवाज लगाई, लेकिन वो कहा किसी की कुछ सुनने वाला था। सब बाहर आकर थोड़ी देर फ्रेश एयर लेने लगे। वही राज अंदर ही था। अब जाकर सबके जाने के बाद शिवन्या की नजर राज पर पड़ी। शिवन्या को उसकी पिछली वाली मुलाकात याद आ गई। वो राज का पागलपन कैसे भूल सकती थी? वही शोभना को भी मॉल वाली घटना याद आ गई तो वो भी डर गई। राज शिवन्या के पास आया, फिर उसने बेबाकी से तेज रफ्तार में अपने लाल रंग के रत्न वाली अंगूठी पहने हाथ से शिवन्या का हाथ कसके पकड़ लिया। इससे शिवन्या को तेज जलन का एहसास हुआ। उसकी कलाई लाल हो गई, वो जोर से चिल्लाए, आ गर्मी। उसकी चीख में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसे चिल्लाता देख माँ पापा दोनों ही राज पर भड़क उठे। जयेश और शोभना दोनों मिलकर राज और शिवन्या का साथ छुड़ाने में लग गए। शोभना नफरत से बोली, छोड़ छोड़ नाशपीते, मेरी बेटी का हाथ छोड़। जयेश बोले, छोड़ कमीने, मेरी बेटी का हाथ छोड़, जान से मार दूंगा तुझे, छोड़ मेरी बेटी को। राज को इन सब से चीड़ हो गई तो उसने दोनों को बारी बारी से धक्का दे मारा। इससे दोनों सोफे पर गिर गए। शिवन्या को तेज रोना आ गया। शिवन्या को रोते बिलखते देखकर राज ने और जोर से शिवन्या का हाथ पकड़ लिया। राज फिर डेविल स्माइल करने लगा। शिवन्या ने उसके मन की बात सुनाई दी। राज मन में बोला,
हाँ हाँ हाँ, अब आई उठनी पहाड़ के नीचे। अरे नहीं नहीं, अब आई नागिन पहाड़ के नीचे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई का दिल तोड़ने की, उन्हें चीट करने की, उनका फायदा उठाने की। इसकी सजा तुझे मिलेगी, जरूर मिलेगी। है काली नागिन, देख मैं तुझे कैसे जलाकर भस्म कर देता हूँ। तू आज मरेगी, तू मेरे हाथ से मरेगी जहरीली नागिन। हाँ हाँ हाँ। ये सुनकर शिवन्या के होश ही उड़ गए। वो दर्द से कराह उठी। माँ पापा फिर उसे बचाने आए। राज ने इस बार उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया। इससे पापा की कमर अकड़ गई। राज रावण हंसी हंसने लगा। राज अब तक फुल फॉर्म में आ चुका था, उसे अब मजा आ रहा था। इतने राज का हाथ एक मजबूत हाथ ने पकड़ लिया। अब राज चिल्लाया, आए, आ, बचाओ, आ। उसकी भीगी नजर बड़े सीने पर ठहर गई। उसने नजर उठाई तो जो चेहरा उसे दिखा, उसे देखकर उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। माँ पापा की आंखें चमक उठी। शिवन्या ने भी जैसे तैसे खुद को संभाला और देखा कि क्या हो रहा है। व्योम ने राज का हाथ जोर से दबा रखा है। राज की हड्डियों पर इतना जोर पड़ा कि उसका हाथ अपने आप जैसे पैरालाइज हो गया। शिवन्या की जलन थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसकी कलाई बुरी तरह लाल पड़ गई थी, जैसे कोई लोहे का सालिया लाल पड़ जाता है। ये देख सब हैरान हो गए। व्योम ने जब शिवन्या की लाल कलाई देखी तो उसकी नजर राज की लाल रत्न वाली अंगूठी पर पड़ी। इससे व्योम की आंखें लाल हो गई। वही राज के पसीने छूट गए। उसे भी अब मॉल वाला किस्सा याद आ गया कि कैसे व्योम ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। राज ने कांपती आवाज में कहा, सॉरी। लेकिन व्योम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने ज्यादा जोर दिया, इससे कुछ टूटने की आवाज आई, फिर जोर से चीखने की आवाज आई। सब डर के मारे कांपने लगे। शिवन्या ने देखा कि व्योम ने अभी भी राज का हाथ पकड़ रखा है। वही राज का हाथ कोहनी और कलाई के बीच में से बुरी तरह से मुड़ गया है। उसे देख शिवन्या की आंखें चौड़ी हो गई। अब तक जैसे तैसे माँ और पापा भी उठ गए थे। उनका भी ये नजारा देखकर दिल दहल उठा था। माँ ने व्योम से डरते हुए कहा, व्योम बेटे, छोड़ दे इसे, जाने दे इसे। देख तूने क्या किया। व्योम का अभी किसी की भी एक सुनने का कोई इरादा नहीं था। तभी उसकी नजर पापा पर पड़ी, जो बड़ी मुश्किल से खड़े हो रखे थे और उनकी पीठ जोरों से दर्द कर रही थी। उनके चेहरे पर दर्द की लेकर साफ दिख रही थी। उनसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। ये देख व्योम को भी बहुत बुरा लगा। उसने फिर राज के कान के नीचे जोरदार चपत लगाई। उससे राज का कान सुन पत गया, यूं कहे कि पर्दा ही फट गया। व्योम ने तुरंत बाद उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही राज पतली गली से भागा। शिवन्या झट से व्योम के सीने से लग गई और रोने लगी। फिर माँ और पापा भी व्योम के गले लग गए। व्योम ने अपनी शक्ति से पापा की पीठ पर हाथ फेरा। इससे उनका दर्द पल भर में गायब हो गया। राज शिवन्या के घर से चिल्लाता हुआ टूटा हाथ लेके निकला। शिवन्या के मोहल्ले के बाहर सब उसकी बातें कर रहे थे। यामिनी ने अपनी सास से कहा, माँ, आपको जरूरत हो क्या थी ऋत्विक की बात मानने की। खामखा मिस्टर एंड मिसेज दीवान के सामने हमारी इज्जत का कचरा हो गया। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में, ऋत्विक के बारे में। उन्हें तो यही लगेगा ना कि हमारे ऋत्विक को ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों में इंटरेस्ट है। राहुल ने अपनी माँ से कहा, इट्स ओके मॉम, अब जो हो गया सो हो गया ना। अब आगे का सोचो। वो शिवन्या हमारे ऋत्विक भाई से प्यार करती हो या ना हो, लेकिन अब भाई का उनसे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो गया है। किंजल ने भी सीरियस होते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भाई का ट्रू लव खुद फील किया है। वो शिवन्या के प्यार में पूरे पागल हो गए हैं। उन्हें शिवन्या के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। फिर आयुष फ्लो में बोला, हम एंड क्या पता वो कल सगाई करेंगे भी या नहीं। ये सुनकर सब आयुष की तरफ देखने लगे। आयुष ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, क्या मैं सच कह रहा हूँ। ऋत्विक भाई के इस एक्शन से ये तो साबित हो ही गया ना कि उन्हें मिशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उन्हें 1% भी इंटरेस्ट होता मिशा में तो वो सगाई के एक रात पहले ये सब नहीं करते। यामिनी मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, कहीं ऋत्विक सच में इस नागिन को हमारे घर ना ले आए। नहीं, मैं मेरे घर में इस नागिन के पैर तक नहीं पड़ने दूंगी। कमबख्त नागिन, मरे मेरी बला से। अगर इसने मेरे कलेजे के टुकड़े की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं इसकी आंखें नोच दूंगी। मैं उसे मेरे खानदान के साए से भी दूर रखूंगी। अमन ने सबको समझाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम सबको मिलकर उसके सिर से शिवन्या का भूत उतारना होगा। हमें मिलकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे, शीतल ने बीच में कहा, जिससे ऋत्विक और मिशा एक दूसरे के क्लोज आ जाए एंड उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए।
ये सुन सब मोटिवेट हो गए। टीना ने फिर सबको चीयर करते हुए कहा, सो लेट्स स्टार्ट आवर मिशन। मिशन लव अफेयर। कैसा लगा? रीमा ने शाबाशी देते हुए कहा, वाह, मिशन लव अफेयर, सुपर्ब। फिर सब जाने को कार में बैठ गए। इतने में उन्हें किसी के रोने बिलखने की जानी पहचानी आवाज आई। सब चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। इतने में राज कार के पास आकर गिर गया, फिर दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, मॉम। ये सुन सब दंग रह गए। सबने बाहर आकर देखा तो पाया राज अपना हाथ पकड़कर कराह रहा है। यामिनी उसके पास आकर टेंशन लेते हुए फिक्र भरे लहजे में बोली, राज, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हो रहा है तुम्हें? राज से अब कुछ भी बोला नहीं जा रहा था तो वो और ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। अब सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए। आरव यामिनी के पास आकर बोला, अरे भाभी, अभी ये सवाल जवाब छोड़ो, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। फिर सबने राज को खड़ा किया और उसे कार में बिठाने लगे। इतने में अमन और यामिनी की नजर राज की उंगली पर पड़ी। अब वहां लाल अंगूठी नहीं थी, व्योम ने वो निकाल ली थी। ये देखकर दोनों टेंशन से एक दूसरे को देखने लगे। फिर सब पास के शिवम हॉस्पिटल में पहुंचे। उन्होंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। राहुल ने ऋत्विक को कॉल किया, लेकिन ऋत्विक ने कॉल नहीं उठाया तो उसने ऋत्विक को मैसेज कर दिया। वही जिया दूर से ये सब देख रही थी। वो अभी नितिन के पास ही थी। उसने व्योम को राज का हाथ पकड़ते हुए पहले ही देख लिया था, फिर वो वहां से टेंशन फ्री होकर चली गई थी। जिया दिल थाम कर बोली, हे भोलेनाथ, नागराज का गुस्सा सच में बहुत खतरनाक है। उन्होंने बेचारे का हाथ ही तोड़ दिया, साथ में कान का पर्दा भी फाड़ दिया। बाप रे, हे शिवजी, उसे ये दर्द सहने की शक्ति देना। वैसे अभी ऋत्विक कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, वो यहाँ क्यों नहीं है? ये सोच जिया को ऋत्विक की टेंशन होने लगी। वो सीधे हॉस्पिटल के टेरेस पर चली गई। उसने पहले आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान किया, फिर अपनी आंखें खोली। उसे अब मिलो दूर तक सब दिखाई दे रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा। उसने आखिरकार ऋत्विक की कार पहचान ली। जिया फिर नागिन बनकर सेकंड की रफ्तार से वहां से निकल गई। वो जिस एरिया से होकर गुजरती वहां की बिजली अपने आप कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती। वही ऋत्विक किसी हाईवे पर कार फुल स्पीड में चलाए जा रहा था। उसे बार बार शिवन्या का उससे नजरें फेर लेना याद आ रहा था। अपने दादा दादी का उससे झूठ बोलना याद आ रहा था। मिशा के ताने याद आ रहे थे। साथ में यामिनी ने जो शिवन्या के परिवार की बेइज्जती की थी वो याद आ रही थी। ऋत्विक ने एक बार के आगे कार रोकी, फिर जोर से चिल्लाया, आ। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। उसके अंदर गुस्से, नाराजगी, जलन और पागलपन का खून सवार हो रहा था। ऋत्विक ने अपने सामने देखा। उसके ठीक सामने से एक लड़का टल्ली होकर जा रहा था। ऋत्विक ने अपने आसपास देखा। वो एक डिस्को बार था। ऋत्विक फिर खुद को ठीक करते हुए वहां चला गया। उसने वहां पर एक प्राइवेट वीआईपी टेबल बुक किया। वहां बस कुछ लोग ही बैठे हुए थे, क्योंकि वो टेबल्स बहुत महंगे होते थे। वहां आने वाले लोगों को आम लोगों से ज्यादा अच्छी शराब और लड़कियां मिलती थी। फिर जिया भी वहां पहुंच गई। वो अंदर जाती, इतने में बाहर के बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। जिया ने गुस्सा करते हुए पूछा, हे, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो? जाने दो मुझे, अंदर मेरा दोस्त है। उस बॉडीगार्ड ने सबसे पहले जिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। जिया ने लंबी सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल भी बंधे हुए थे। ये देखकर उस बॉडीगार्ड ने कहा, सॉरी मैडम, अंदर सिर्फ बड़े लोगों को ही जाने की परमिशन है, एंड वो भी हमारे ड्रेस कोड वाले को ही हम अंदर भेज सकते हैं। जिया ने हैरान होते हुए पूछा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस बॉडीगार्ड ने चिढ़ते हुए कहा, देखो, तुम मुझे मेरा काम करने दो, मुझे ऐसे परेशान मत करो। यहाँ तुम जैसी बहनजी टाइप्स लड़कियों का कोई काम नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। ये सुन जिया सोच में पड़ गई। उसे बॉडीगार्ड की बात समझ नहीं आई। इतने में उसके पीछे एक ब्लैक कलर की शॉर्ट हॉट ड्रेस पोशाक पहने लड़की वहां आई। उसके शोल्डर और पैर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वो थोड़ी लंगड़ा कर चल रही थी, शायद उसने ड्रग्स ले रखे थे। उसके बाल भी खुले हुए थे। वो उस रिवीलिंग ड्रेस में जन्नत की हूर लग रही थी। उसे देखकर उस बॉडीगार्ड ने मुस्कुराते हुए गेट खोल दिया। वो लड़की फिर स्टाइल से अंदर चली गई। उसके बाद जिया अंदर जाने लगी तो बॉडीगार्ड ने उसे कंधे से पकड़ पीछे कर लिया, फिर झट से डोर लॉक कर दिया। वहां पर एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग डोर थे।
जिया ने दीवार के अंदर देखा तो पाया कि वहां के सभी लोग पार्टी वेयर में थे। सबके अतरंगी बाल थे, अतरंगी कपड़े थे और सब किसी जॉम्बी की तरह चल रहे थे। वहां का पूरा माहौल लाउड म्यूजिक और डीम लाइट से भरा पड़ा था। वहां की हवा में शराब और ड्रग्स का नशा जैसे घुला हुआ था। इतने में वो ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पोशाक पहने हॉट लड़की ऋत्विक के पास आकर बैठ गई। उसने भी वीआईपी टेबल बुक किया पर ऋत्विक को देखकर वो उसके बगल में आकर बैठ गई। वो पहले से नशे में थी और ऋत्विक भी एक पर एक पैक लगाता जा रहा था। जिया ने दूसरे वीआईपी टेबल को देखा जहां जवान लड़के लड़कियां मस्ती में झूम रहे थे और एक दूसरे को बस चूमे जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के कपड़ों में हाथ डाले जा रहे थे। ये सब देखकर जिया सहम गई। जिया ने जिंदगी में पहली बार इस तरह का माहौल देखा था। उसका तो सारा जीवन ही लड़ाई के मैदान में गुजरा तो उसे ये सब पता ही नहीं था। उसकी नजर फिर ऋत्विक पर गई पर यह देखकर वो चौंक गई कि अब ऋत्विक और उस लड़की का डिस्टेंस खत्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे के पास आते जा रहे थे। ऋत्विक को थोड़ा थोड़ा नशा हो रहा था पर उसकी कैपेसिटी अच्छी थी तो वो अभी भी खुद को कंट्रोल किए हुए था। पर वो लड़की अपना पूरा कंट्रोल खो चुकी थी। वो ऋत्विक के गले पर किस करते हुए उसके शर्ट के बटन्स खोल रही थी। ऋत्विक को अभी सूझ नहीं रहा था तो वो ये सब होने दे रहा था। उसे बस एक कंपनी चाहिए थी जो उसे मिल गई। जिया मन ही मन चिढ़ते हुए बड़बड़ाए, उफ, ये ऋत्विक सच में पागल हो गया है। इसका भाई वहां हॉस्पिटल में पड़ा है और ये जनाब यहाँ ऐश फरमा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे इसे राज के बारे में बताना होगा। मगर कैसे? इतने फिर कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप वहां आया। उन्होंने भी पार्टी वेयर पहन रखे थे। बॉडीगार्ड्स ने इज्जत से उनके लिए दरवाजा खोल दिया। अब जाकर जिया की बत्ती जली। उसने जल्दी से एक लड़की को हाथ पकड़कर खींच लिया। वो लड़की चिल्लाती इतने में जिया ने दूसरे साथ से उसके गले पर पिंच किया। इससे वो लड़की तुरंत बेहोश हो गई। जिया उसे एक कार के पीछे ले गई। कुछ देर बाद जिया ने डार्क रेड रोज गुलाब शेप का ड्रेस पहन लिया। वो ड्रेस जिया के गर्दन से लेकर उसके घुटने के बस थोड़े ऊपर तक था तो जिया उसे नीचे खींचती रही लेकिन वो नीचे नहीं हुआ। जिया ने अपने बाल खोल दिए और उस लड़की के पास से लाल लिपस्टिक भी लगा ली। इसमें जिया बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। वो पहचान में नहीं आ रही थी। जिया अपना चाल ढाल बदलकर वहां आई। उसे देखकर बॉडीगार्ड ने स्माइल के साथ डोर ओपन कर दिया। जिया तुरंत ही वीआईपी टेबल की तरफ भागी। ऋत्विक का अभी कुछ करने का कोई मूड नहीं था तो वो उस लड़की को खुद से दूर कर रहा था, वही वो लड़की उस पर बस चढ़े जा रही थी। वो जबरदस्ती ऋत्विक की जांघ पर बैठ गई और उसे सिड्यूस करने लगी। थोड़ी देर आनाकानी करने बाद ऋत्विक का फाइनली मूड बन गया। वो कुछ करता इससे पहले ही जिया ने उस लड़की का हाथ खींचकर ऋत्विक से दूर कर दिया। जिया ने नफरत से इसे दूसरे कोने में फेंक दिया मानो वो उसकी सौतन हो। जिया का मन तो कर रहा था वो उसे काट ले, फिर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लिया। वही वो लड़की पूरी टल्ली हो गई थी तो उसे कोई होश नहीं रहा। जिया ऋत्विक के पास बैठकर उसके गाल पर हल्के हाथ से चपत लगाकर उसे होश में लाने लगी। ऋत्विक उठो, ऋत्विक होश में आओ, ऋत्विक आंखें खोलो, देखो मुझे, ऋत्विक, ऋत्विक। जिया ने ऋत्विक के सामने हमेशा अपनी असली आवाज में ही बात की थी तो ऋत्विक को लगा कि शिवन्या उसके पास आ गई। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वो कोई और है। इस वक्त जिया अपने असली चेहरे में थी। जिया का पेशेंस अब जवाब दे रहा था। उसने फ्रस्ट्रेट होकर ऋत्विक का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। वही उसके उठते ही ऋत्विक की नजर उसकी गोरी पतली टांगों पर आकर रुक गई। उसने फिर स्माइल की और अपना हाथ जिया की टांगों के बीच ड्रेस के अंदर डाल दिया। जिया को ऋत्विक के ऐसा करने का कोई आइडिया नहीं था, तो जिया एकदम से फ्रिज हो गई। उसने झटके से ऋत्विक के हाथ को खुद से अलग किया। वो पीछे जाने लगी, इतने में ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। इससे जिया ऋत्विक के ऊपर आ गई। ऋत्विक का चेहरा जिया के सीने से लग गया। ऋत्विक को अब यकीन हो गया कि ये उसकी शिवन्या ही है, वो उसकी खुशबू कभी नहीं भूल सकता। शिवन्या को अपने इतने पास देखकर उसके दिल के सोए अरमान पल भर में जाग गए। जिया उससे अलग हुई, फिर जाने लगी। ऋत्विक ने उसे पीछे से पकड़कर उसे गोद में उठा लिया। वो उसे पीछे वाले प्राइवेट रूम में ले गया। वहां पर वीआईपी कस्टमर्स को ये सर्विस भी दी जाती है। ऋत्विक ने जिया को बेड पर पटका। जिया होश संभालती इतने में डोर लॉक होने की आवाज आई। जिया पलटकर देखने लगी, इतने में ऋत्विक ने शर्ट जमीन पर फेंक दी और तेजी से जिया के ऊपर आ गया।
जिया ऋत्विक को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी तो वो उसे प्यार से ट्रीट कर रही थी, वही ऋत्विक ने व्योम की जलन और नफरत जिया पे उतारने का मन बना लिया था। उसने बेशर्मी से जिया का ड्रेस उतारकर जमीन पर फेंक दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।